हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है सर्वाइकल कैंसर या बोल सकते हैं सर्विक्स का कैंसर। तो सर्विक्स कैंसर की बात करें तो जो सर्विक्स पार्ट होता है यूट्रस का, जो हमारा यूट्रस है उसके 3 पार्ट होते हैं, फंडस, बॉडी एंड जो लास्ट पार्ट है नेक पार्ट, उसको बोलते हैं सर्विक्स। ये सर्विक्स जो है वेजाइना से कनेक्ट रहता है। तो ये जो सर्विक्स पार्ट है यूट्रस का, अगर इसमें कैंसर की सेल्स डेवलप हो जाए या ट्यूमर डेवलप हो जाए तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे? सर्वाइकल कैंसर। अब बात आती है कि जो वुमेन में या जो महिलाएं हैं उनमें जो सर्वाइकल कैंसर है कितना ज़्यादा पाया जाता है। तो जितना भी वर्ल्ड वाइड ट्यूमर्स या मेलिग्नेंसी देखने को मिलती है वुमेन्स में, उसमें सेकंड मोस्ट कॉमन मेलिग्नेंसी है सर्वाइकल कैंसर। फर्स्ट नंबर पर आती है ब्रेस्ट कैंसर, यानी वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा ब्रेस्ट कैंसर देखने को मिलता है और उसके बाद सेकंड नंबर पर आता है सर्वाइकल कैंसर। ओके, नेक्स्ट वन, अब बात करें अपन इसकी कोजेस की या रिस्क फैक्टर्स की, तो जो सर्विक्स का कैंसर होता है इसकी मोस्ट कॉमन कॉज होती है एचपीवी इन्फेक्शन, यानी जो वायरस है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। ये वायरस जो है सबसे ज़्यादा कॉज करता है सर्वाइकल कैंसर। ओके, अब ये जो वायरस आता है या इसका जो इन्फेक्शन होता है कैसे स्प्रेड होता है? ये स्प्रेड होता है थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। ओके, तो एचपीवी इन्फेक्शन मोस्ट कॉमन कॉज है सर्वाइकल कैंसर की। सेकंड वन कॉज हो सकती है लैक ऑफ रेगुलर पेप टेस्ट। पेप टेस्ट आपको पता होगा, पेप स्मीयर जो होता है, पेप स्मीयर क्यों किया जाता है? सर्विक्स में किसी भी एबनॉर्मलिटी को फाइंड आउट करने के लिए, और ये पर महिला को कराना ज़रूरी होता है। आई थिंक 3 साल के अंदर एक बार, 2 से 3 साल के अंदर एक बार पेप टेस्ट करवाना ज़रूरी है। तो अगर कोई फीमेल पेप स्मीयर टेस्ट नहीं करवाती है तो उनमें क्या होता है, कैंसर अगर डेवलप हो भी रहा है सर्विक्स में तो वो आइडेंटिफाई नहीं हो पाएगा। तो ये एक और इसकी कॉज हो सकती है लैक ऑफ रेगुलर पेप टेस्ट। ओके, थर्ड इसकी कॉज हो सकती है स्मोकिंग की वजह से। जनरली जो स्मोकिंग होती है उसमें इस तरह केमिकल्स पाए जाते हैं जो कार्सिनोजेंस होते हैं। कार्सिनोजेंस क्या होते हैं? ऐसे केमिकल्स या ऐसे सब्सटेंसेस जो कैंसर कोज करते हैं। तो स्मोकिंग में भी ऐसे कार्सिनोजेंस या केमिकल्स पाए जाते हैं जो कैंसर कोज करते हैं। जनरली इससे जो है लंग कैंसर या ओरल कैंसर देखने को मिलता है, बट अगर जो फीमेल स्मोकिंग करती है उनमें सर्वाइकल कैंसर होने के भी चांस होते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इसमें कोज या रिस्क फैक्टर बोल सकते हैं वीक इम्यून सिस्टम। जिन महिलाओं का इम्यून सिस्टम वीक होता है तो उनमें क्या होता है, जल्दी से इन्फेक्शन कैप्चर होने के चांस होते हैं। तो अगर मान लो कोई महिला एचपीवी इन्फेक्शन के संपर्क में आती है तो क्या होगा, उसकी अगर इम्यूनिटी वीक है तो उसको जल्दी से इन्फेक्शन हो जाएगा और इन्फेक्शन की वजह से कैंसर होने के चांस होंगे। ओके, नेक्स्ट वन इसमें कोज या रिस्क फैक्टर हो सकता है सेक्सुअल हिस्ट्री। अगर कोई फीमेल के मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर या सेक्सुअली एक्टिव है ज़्यादा तो उनमें भी कैंसर होने के चांस होते हैं। कौन सा? सर्वाइकल कैंसर। ओके, नेक्स्ट कोज या रिस्क फैक्टर्स हो सकता है कि जो फीमेल्स बर्थ कंट्रोल पिल्स का यूज़ ज़्यादा करती है। बर्थ कंट्रोल पिल्स वो आती है जो कॉन्ट्रासेप्शन का काम करती है। तो अगर कोई महिला इन बर्थ कंट्रोल पिल्स का यूज़ ज़्यादा कर रही है, लंबे टाइम तक कर रही है, फॉर एग्जांपल लाइक 5 या ज़्यादा साल से लगातार कर रही है, तो उनमें सर्वाइकल कैंसर डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट इसमें रिस्क फैक्टर हो सकता है कि अगर किसी महिला को एचपीवी इन्फेक्शन है और उसके बच्चे भी ज़्यादा हैं, ठीक है, तो उसमें भी सर्वाइकल कैंसर हो सकता है। ओके, तो ये कुछ बात हो गई कोजेज और रिस्क फैक्टर्स की। नेक्स्ट वन, अब बात करें इसकी स्टेजिंग की, तो जनरली आपको पता होगा कि जो कैंसर कोई सा भी है उसकी स्टेजेस जो होती है, एक तो होती है स्टेज ओ। फर्स्ट वन स्टेज देख लो यहाँ पे, जैसे ओ का मतलब होता है कार्सिनोमा इन सित्तू, CIS। कार्सिनोमा इन सित्तू का मतलब ये है कि जो कैंसर सेल्स है वो कहाँ प्रेजेंट है? सरफेस पे, यानी जिस पार्टिकुलर एरिया में कैंसर डेवलप हुआ है वहीं के सरफेस पे लिमिटेड अमाउंट में कैंसर सेल्स प्रेजेंट है, तो उस स्टेज को बोलेंगे स्टेज ओ। तो सर्वाइकल कैंसर की कंडीशन में क्या होगा कि स्टेज ओ में क्या है कि जो कैंसर सेल डेवलप हुई है वो सर्विक्स में बहुत लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है। तो अगर लिमिटेड अमाउंट में कैंसर सेल प्रेजेंट है तो उस स्टेज को कौन सी बोलेंगे? स्टेज ओ। सेकंड स्टेज आती है स्टेज फर्स्ट। स्टेज फर्स्ट में क्या होगा कि कैंसर सेल्स की जो ग्रोथ है वो बढ़ जाएगी, बट अभी भी जो कैंसर सेल्स है वो सर्विक्स के अंदर ही प्रेजेंट है। ओके,
नेक्स्ट स्टेज है स्टेज टू। स्टेज टू में क्या होगा कि जो कैंसर सेल्स उनकी ग्रोथ हो जाएगी और ग्रोथ होने के बाद ये कैंसर सेल्स सर्विक्स के आसपास के जो टिश्यूज़ है, ठीक है, उन टिश्यूज़ में भी स्प्रेड होने लग जाएगी। उस स्टेज को बोलेंगे स्टेज टू। स्टेज टू में क्या होगा कि कैंसर सेल सर्विक्स के बाहर आके आसपास के टिश्यूज़ में भी स्प्रेड हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट स्टेज है स्टेज थर्ड। स्टेज थर्ड में क्या होगा कि जो ये सर्विक्स के बाहर जो सेल्स स्प्रेड हुई है आसपास के टिश्यूज़ में, अब ये क्या होगी, ये आसपास की जो लिम्फ नोड्स है, ठीक है, जो लिम्फ नोड्स होगी उन लिम्फ नोड्स को भी इन्वॉल्व कर लेगी, यानी कैंसर सेल्स कहाँ पहुँच जाएगी, लिम्फ नोड्स में। लिम्फ नोड्स का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा तो उस स्टेज को बोलेंगे थर्ड। अब आती है नेक्स्ट स्टेज स्टेज फोर्थ। स्टेज फोर्थ में क्या होगा कि जो कैंसर सेल्स लिम्फ नोड्स में आई, लिम्फ नोड से अब क्या होगा, ये लिम्फ नोड से सेल्स बॉडी के अदर ऑर्गन्स में भी फैलना स्टार्ट हो जाएगी। लाइक जो सर्विक्स या यूट्रस के पास में कौन से ऑर्गन्स रहते हैं पेल्विस के बाहर की तरफ, ब्लेडर, ठीक है, ब्लेडर होता है, और जो इंटेस्टाइन है, रेक्टम है, और इसके अलावा अगर ज़्यादा स्प्रेडिंग हो जाती है तो लीवर, ब्रेन या लंग्स तक भी जो है कैंसर फैल सकता है। ओके, तो मैं एक बार आपको वापस से स्टेजेस को सही से समझा देता हूँ। स्टेज ओ में तो क्या होता है, कैंसर सेल्स जो होती है कार्सिनोमा इन सितु स्टेज में होती है, यानी बहुत लिमिटेड अमाउंट में रहती है सर्विक्स के अंदर। स्टेज वन में ये जो कैंसर सेल से थोड़ा ज़्यादा स्प्रेड होने लग जाती है बट सर्विस के अंदर ही प्रेजेंट रहती है। स्टेज टू में क्या होता है कि ये जो कैंसर सेल से सर्विस के बाहर आ जाती है और आसपास के जो टिश्यूज़ है उनमें भी स्प्रेड होने लग जाती है। स्टेज थर्ड में क्या होता है कि आसपास की जो लिम्फ नोड्स हैं उनमें भी ये इन्वॉल्व हो जाती है, उनमें भी कैंसर सेल्स फैल जाती है। स्टेज फोर में क्या होता है, स्टेज फोर में लिम्फ नोड्स के साथ साथ जो आसपास के जो बॉडी ऑर्गन्स है, लाइक जो ब्लैडर है, रेक्टम है, इंटेस्टाइन है, इनको भी ये इन्वॉल्व कर लेगी, यहाँ भी कैंसर फैल जाएगा स्टेज फोर में। अगर इसको ज़्यादा सीवियर हो जाता है कैंसर तो ये ऊपर और लीवर में भी, लंग्स में भी और ब्रेन में भी पहुँच सकता है। ओके, तो बात आती है कि इसमें से बिनाइन और मेलिग्नेंट स्टेज कौन सी। तो आप देख रहे हैं बिनाइन का मतलब क्या होता है कि जो कैंसर सेल्स है वो एक जगह पे प्रेजेंट है पार्टिकुलर एरिया में। मेलिग्नेंट का मतलब बॉडी के अदर ऑर्गन्स में भी फैल गई है। तो आप देख रहे हैं स्टेज थर्ड और स्टेज फोर, इसमें क्या हो गया, मेलिग्नेंट स्टेज हो गई है, यानी कि जो कैंसर सेल्स है वो ऑलमोस्ट दूसरे पार्ट्स में भी फैल चुकी है। तो अपन अब बात करें डायग्नोसिस की, तो अगर स्टेज ओ, स्टेज वन और स्टेज टू में अगर डायग्नोसिस हो जाता है तो कैंसर का ट्रीटमेंट पॉसिबल होता है सर्जरी वगैरह करके, और उसको जल्दी ही ट्रीट कर सकते हैं। पर स्टेज थर्ड और स्टेज फोर में अगर सर्विक्स कैंसर पहुंच जाए तो क्या होगा, मेलिग्नेंसी ज़्यादा होने की वजह से ट्रीटमेंट ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होगा। ओके, तो ये बात हो गई कैंसर या सर्वाइकल कैंसर की स्टेजेस की। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वन अब बात करें इसकी पैथोफिजियोलॉजी की, तो इसकी पैथोफिजियोलॉजी बहुत सिंपल है कि इसमें होता क्या है कि जब भी किसी भी वजह से या सेक्सुअली कांटेक्ट की वजह से अगर जो HPV वायरस है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, ये सर्विक्स सेल में एंटर करता है तो ये वहाँ आकर करता क्या है, ये HPV वायरस सर्वाइकल सेल्स में म्यूटेशन कर देता है। क्या करता है, म्यूटेशन कर देता है। म्यूटेशन की वजह से क्या होता है कि जो सर्वाइकल सेल्स है उनके DNA में म्यूटेशन हो जाता है और ये सेल्स एबनॉर्मली ग्रोथ करने लग जाती है। ओके, तो जिस वजह से सर्वाइकल कैंसर डेवलप होता है। समझ में आ गया आपको, एक बार वापस समझा देता हूँ कि क्या मैकेनिज्म होती है। जब भी HPV के सर्वाइकल के सेल्स में एंटर करता है तो ये उन सेल्स के DNA में म्यूटेशन कर देता है। म्यूटेशन होने की वजह से ये सेल्स एबनॉर्मल तरीके से ग्रोथ करने लग जाती है या एक्सेसिवली ग्रोथ करने लग जाती है, जिस वजह से कैंसर डेवलप होता है। ओके, नेक्स्ट वन अब बात आती है इसके बाद इसके साइन एंड सिम्टम्स की। तो जनरली जो सर्वाइकल कैंसर होता है इसकी जो अर्ली स्टेजेस होती है, यानी जो स्टेज 1 है 2 है, इनमें क्या होता है कि कोई भी साइन एंड सिम्टम्स जो है अपीयर नहीं होते, इसलिए जो भी फीमेल्स को पता नहीं चल पाता है। बट जब ये कैंसर डेंजरस या सीवियर स्टेज पे पहुंच जाता है, लाइक स्टेज 3 या स्टेज 4 पे, उस टाइम जो है सिम्टम्स दिखाई देना शुरू होते हैं। ओके, अब इसमें मोस्ट कॉमन सिम्टम जो होता है सर्वाइकल कैंसर का वो है एबनॉर्मल वेजाइनल ब्लीडिंग। क्या है इसका कॉमन साइन, एबनॉर्मल वेजाइनल ब्लीडिंग।
अब ये जो एबनॉर्मल वेजाइनल ब्लीडिंग होती है उसको कैसे हम पहचानेंगे? तो जो एबनॉर्मल ब्लीडिंग होगी वो कब कब होगी? लाइक जो मेंस्ट्रुअल पीरियड चलता है, रेगुलर मेंस्ट्रुअल पीरियड्स, उनके बीच में एबनॉर्मल ब्लीडिंग हो सकती है। लाइक अगर किसी फीमेल की 28 को मेंस्ट्रुअल पीरियड आता है तो नेक्स्ट मंथ में भी 28, 27 या 28 के आसपास आएगा, एक मंथ के गैप में। बट अगर इन दोनों डेट्स के बीच में मान लो 10 या 12 तारीख को भी बीच में अगर ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाए तो वो क्या होगी? एबनॉर्मल ब्लीडिंग। नेक्स्ट वन हो सकता है कि जब सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के बाद जो है ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाए, या पेल्विक एग्जामिनेशन के टाइम भी ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाए, तो ये भी एक कॉमन एबनॉर्मल साइन है। नेक्स्ट वन साइन हो सकता है कि जो मेंस्ट्रुअल पीरियड्स चलते हैं वो अगर लंबे चल रहे हैं, ज़्यादा टाइम तक चल रहे हैं और हेवियर हो रहे हैं, यानी ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है। जैसे कि जो कॉमनली जो मेंस्ट्रुअल पीरियड चलते हैं वो कितने चलते हैं? 3 से 5 दिन तक चलते हैं और उनमें नॉर्मल जो ब्लीडिंग है वो होती है। बट अब ये जो मेंस्ट्रुअल पीरियड है, मान लो 10 से 12 दिन तक ब्लीडिंग हो रही है या 7-8 दिन तक हो रही है और ब्लड भी ज़्यादा आ रहा है, तो वो एबनॉर्मल ब्लीडिंग का साइन है। नेक्स्ट वन सिम्टम हो सकता है एबनॉर्मल ब्लीडिंग का कि अगर किसी फीमेल में मेनोपॉज हो चुका है। मेनोपॉज का मतलब होता है कि मेंस्ट्रुअल पीरियड जो है या मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो रुक चुका है, ठीक है। अगर उसके बाद भी ब्लीडिंग हो रही है तो वो एबनॉर्मल ब्लीडिंग में आता है। ओके, तो ये मोस्ट कॉमन साइन है सर्वाइकल कैंसर का, एबनॉर्मल वेजाइनल ब्लीडिंग। नेक्स्ट वन और भी सिम्टम हो सकते हैं इसमें, लाइक जो है इंटरकोर्स के बाद जो है थिन वाटरी डिस्चार्ज होना, पेल्विक एरिया या जो बैक है, लो बैक पेन होना, ठीक है। जो फीमेल को सर्वाइकल कैंसर डेवलप हो रहा है उनमें पेल्विक एरिया में या पीछे की तरफ बैक साइड में जो है पेन होगा। डिस्पेरिनिया का मतलब होता है, नेक्स्ट वन साइन जो है डिस्पेरिनिया, इसका मतलब होता है कि जब भी इंटरकोर्स करेंगे तो इंटरकोर्स के टाइम फीमेल को बहुत ज़्यादा पेन होगा, इसको बोलेंगे डिस्पेरिनिया। नेक्स्ट वन डिसयूरिया होगा। डिसयूरिया का मतलब ये है कि जब भी फीमेल यूरिनेशन करेगी तो यूरिनेशन के टाइम उस फीमेल को बहुत ज़्यादा पेन होगा, तो उसके लिए टर्म यूज़ होता है डिसयूरिया। नेक्स्ट वन सिम्टम हो सकता है कि जो लोअर एक्सट्रीमिटीज़ है, यानी जो पैर है, पैरों में फीमेल के जो है या जो भी पर्सन है उसके एडिमा रहेगा। नेक्स्ट वन वेट लॉस हो सकता है। वेट लॉस एक प्रोमिनेंट साइन है, चाहे वो कोई सा भी कैंसर हो। मैंने आपको वार्निंग साइन बताया था, उसमें बताया था वेट लॉस, तो वेट लॉस भी यहाँ देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वन सिम्टम हो सकता है एनीमिया, यानी ब्लड में आरबीसीज की कमी। ये क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पे ब्लीडिंग हो रही है, और अगर ब्लीडिंग होगी तो एनीमिया के चांस होंगे। ओके, नेक्स्ट वन अब बात करें इसके डायग्नोसिस की, तो यहाँ पे सबसे पहले हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे फीमेल से, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। नेक्स्ट वन जो इसका जो स्पेसिफिक टेस्ट आता है वो है पेल्विक एग्जामिनेशन। पेल्विक एग्जामिनेशन जो होता है ये दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो विजुअली कर सकते हैं और बाई मैनुअली कर सकते हैं। विजुअली कैसे करते हैं कि जो भी फीमेल डायग्नोसिस के लिए आती है उनकी वेजाइना में एक स्पेकुलम इंसर्ट कराया जाता है। ये स्पेकुलम क्या करता है? वेजाइना को ओपन कर देता है। जैसे ही वेजाइना ओपन होती है तो डॉक्टर अंदर के जो भी ऑर्गन्स हैं उनको विजुलाइज करते हैं। तो इसमें क्या होगा कि जो सर्विक्स है, सर्विक्स में क्या देखने को मिलेंगे? लीजियंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो है विजुअली डायग्नोस कर सकते हैं। नेक्स्ट वन जो प्रोसेस है वो है बाई मैनुअली। बाई मैनुअली कैसे करते हैं? यूजिंग बोथ हैंड, यानी दोनों हाथों के यूज से जो है बाई मैनुअली पेल्विक एग्जामिनेशन किया जाता है। कैसे करते हैं वो बताता हूँ मैं आपको। इसमें जो पर्सन का डोमिनेंट हैंड होता है, ठीक है, जो ज़्यादा यूज़ आता है हैंड, उस हैंड की 2 फिंगर्स को जो है वेजाइना के अंदर इंसर्ट कराया जाता है, ठीक है। दूसरा जो नॉन डोमिनेंट हैंड है उसको पेल्विक एरिया के ऊपर रखा जाता है। जो पेल्विक पार्ट है वेजाइना के जस्ट बाहर की तरफ ऊपर रखा जाता है। अब क्या करते हैं कि जो नॉन डोमिनेंट हैंड जो ऊपर रखा हुआ है, इससे डॉक्टर पेल्विक एरिया को कंप्रेस करते हैं, प्रेशर डालते हैं, ठीक है। तो जैसे ही प्रेशर डालते हैं तो जो अंदर की तरफ जो फिंगर्स है, वेजाइना के अंदर जो डोमिनेंट हैंड है, उन फिंगर से अंदर के जो भी पार्ट्स हैं उनको पाल्पेट करते हैं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे? जैसे ही पाल्पेशन करेंगे वेजाइना के अंदर तो जो सर्विक्स होगा, सर्विक्स के अंदर अगर लीजियंस या एबनॉर्मल ग्रोथ प्रेजेंट है तो सर्विक्स के अंदर जो है पाल्पेट होने लग जाएगी। ओके, तो इस तरह से जो है बाई मैनुअली जो है पाल्पेशन किया जाता है, ऑब्जर्वेशन किया जाता है। तो पेल्विक एग्जामिनेशन जो है दो तरीके से कर सकते हैं, विजुअली एंड बाई मैनुअली। नेक्स्ट वन इसमें एक और स्पेसिफिक टेस्ट आता है पेप स्मीयर। पेप स्मीयर एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसमें एक
कॉटन स्वाब या ब्रश का यूज़ करके क्या करते हैं, कॉटन स्वाब और ब्रश को वेजाइना के अंदर इंसर्ट कराया जाता है। तो जहाँ जो सर्विक्स है, सर्विक्स की सेल्स को यहाँ से स्क्रैप किया जाता है, ठीक है, यानी रिमूव किया जाता है। तो यहाँ से जो भी सेल्स कॉटन स्वाब या ब्रश से रिमूव करते हैं, स्क्रैप करते हैं, उनको लेबोरेटरी में ले जाया जाता है और वहाँ पे उनका टेस्ट किया जाता है। तो अगर किसी भी तरह की एबनॉर्मलिटी प्रेजेंट होगी, कैंसर सेल्स प्रेजेंट होगी, तो उसमें फाइंड आउट हो जाएगी। तो सर्विक्स कैंसर के लिए जो प्रोमिनेंट डायग्नोसिस है वो कौन सा है, पेप स्मीयर। ओके, अब बात आती है कि जो पेप स्मीयर किया जाता है वो कब एक्यूरेट रिजल्ट देता है। तो पेप स्मीयर का एक्यूरेट रिजल्ट देखने के लिए ये कब करना चाहिए, मेंस्ट्रुअल पीरियड बंद होने के बाद 2 वीक्स के बाद। जैसे किसी पर्सन को या किसी फीमेल को 28 तारीख को मेंस्ट्रुअल पीरियड स्टार्ट हुआ या बंद हुआ, उसके फिर काउंट कर लो, उसके 2 हफ्ते बाद यानी 2 वीक के बाद जो है ये पेप स्मीयर टेस्ट करना चाहिए। उससे होता क्या है कि उससे एक्यूरेट रिजल्ट आता है। ओके, नेक्स्ट वन, इसमें एक और डायग्नोसिस आता है कोल्पोस्कोपी। कोल्पोस्कोपी में क्या होता है, एक कोल्पोस्कोप का यूज़ किया जाता है। कोल्पोस्कोप का मतलब ये है कि एक मैग्नीफाइंग डिवाइस होता है, जो मतलब लेंस वगैरह आते हैं मैग्नीफाई करने के लिए, वैसा एक डिवाइस होता है, उसको बोलते हैं कोल्पोस्कोप, ठीक है, और एक लाइट का यूज़ किया जाता है। अब ये जो कोल्पोस्कोपी किस केस में की जाती है कि अगर किसी फीमेल में एचपीवी इन्फेक्शन प्रेजेंट और वो सीवियर कंडीशन में अगर एचपीवी इन्फेक्शन प्रेजेंट है, तो ऐसे केस में कोल्पोस्कोपी की जाती है। अभी करते कैसे हैं, सबसे पहले तो फीमेल की जो अंदर का इंटरनल जिनाइटेलिया है या जो वेजाइना है, सर्विक्स वगैरह है, उनको वॉश किया जाता है। वॉश करने के बाद जो है ओपन करके लाइट से देखा जाता है अंदर, और मैग्नीफाइंग डिवाइस से जो है अंदर के पार्ट्स को देखा जाता है। उस प्रोसीजर को बोलते हैं कोल्पोस्कोपी। और कब यूज़ करते हैं, जब एचपीवी इन्फेक्शन सीवियर कंडीशन में। ओके, नेक्स्ट वन, इसमें एक और डायग्नोसिस कर सकते हैं ब्लड टेस्ट, जिसमें सीबीसी करेंगे, कंप्लीट ब्लड काउंट। तो इसमें आरबीसी का लेवल तो अगर कम मिलेगा अगर ब्लीडिंग हो रही है, और डब्ल्यूबीसी का लेवल ज़्यादा मिलेगा अगर इन्फेक्शन प्रेजेंट है। ओके, अब बात आती है इसके मैनेजमेंट की। तो सर्विक्स कैंसर का जो मैनेजमेंट होता है ये डिपेंड करता है कि कैंसर कौन सी स्टेज में है, ठीक है। तो इसमें 2 तरह की स्टेजेस के बेस पे देखा जाता है, एक तो है प्री इन्वेसिव स्टेज, एक है इन्वेसिव स्टेज। प्री इन्वेसिव का मतलब है कि जो कैंसर है वो बिनाइन स्टेज में ही है या बिनाइन फॉर्म में ही है। इन्वेसिव मैनेजमेंट का मतलब होगा, स्टेज का मतलब होगा कि जो कैंसर है वो मेलिग्नेंट हो चुका है, यानी दूसरे बॉडी पार्ट्स में भी फैल चुका है। ओके, तो अगर जो कैंसर प्री इन्वेसिव फेज में यानी बिनाइन फेज में है, तो तब क्या ट्रीटमेंट देंगे, इसका ट्रीटमेंट होता है सर्जरी। इसमें 2 टाइप की सर्जरी कर सकते हैं, एक तो है लेज़र सर्जरी जिसमें लेज़र बीम्स का यूज़ होता है, दूसरी है क्रायो सर्जरी। क्रायो सर्जरी में क्या करते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन का यूज़ करते हैं। इस लिक्विड नाइट्रोजन को सर्विक्स एरिया में एक प्रोब की सहायता से जो है वहाँ पे अप्लाई किया जाता है। प्रोब एक मेटेलिक पार्ट होता है जिससे लिक्विड नाइट्रोजन को सर्विक्स में अप्लाई किया जाता है। अब ये लिक्विड नाइट्रोजन करता क्या है, सर्विक्स में जो भी कैंसर सेल्स प्रेजेंट है उनके टेम्परेचर को ही क्या कर देता है, बिल्कुल डाउन कर देता है, ठीक है। तो अगर जैसे ही टेम्परेचर डाउन होगा तो सर्विक्स की जो भी कैंसर सेल्स है उनकी डेथ हो जाएगी। ओके, और उस वजह से जो भी अंदर कैंसर सेल्स है वो बाहर या रिमूव हो जाएगी, ठीक है। तो उस प्रोसीजर को बोलते हैं क्रायो सर्जरी, ठीक है। एक बार और बता देता हूँ, क्रायो सर्जरी में क्या किया जाता है, लिक्विड नाइट्रोजन का यूज़ किया जाता है। इसको एक प्रोब की हेल्प से सर्विक्स के अंदर अप्लाई किया जाता है। अब ये लिक्विड नाइट्रोजन करता क्या है कि जो भी कैंसर सेल्स होती है वहाँ पे उनको बिल्कुल कूल कर देता है। कूल करने की वजह से क्या होता है, उन कैंसर सेल्स की डेथ हो जाती है। उस प्रोसीजर को बोलते हैं क्रायो सर्जरी। तो प्री इन्वेसिव स्टेज जो है या जो बिनाइन स्टेज है उसमें ये सर्जरीज कर सकते हैं। अब बात आती है इन्वेसिव स्टेज की, यानी इन्वेसिव जो है मेलिग्नेंट स्टेज, यानी कैंसर दूसरे पार्ट्स में भी फैल चुका है। तो तब क्या क्या मैनेजमेंट करेंगे, तो इसमें फर्स्ट वन आता है सर्जरी। सर्जरी में इसमें फर्स्ट वन सर्जरी है रेडिकल ट्रैकेलेक्टमी। रेडिकल ट्रैकेलेक्टमी कब करते हैं, इन द केस कि जो कैंसर है वो सर्विक्स में है, वेजाइना में है और लिम्फ नोड्स में है, ठीक है। तो ट्रैकेलेक्टमी करेंगे, उसमें क्या करेंगे, सर्विक्स का को रिमूव करेंगे, वेजाइना कुछ पार्ट रिमूव करेंगे, और लिम्फ नोड्स जो है जहाँ फैल चुका है उनको भी रिमूव कर लेंगे। ओके, तो उस प्रोसीजर को बोलेंगे रेडिकल ट्रैकेलेक्टमी। सेकेंड वन आता है रेडिकल हिस्टेरेक्टमी।
हिस्टेक्टमी का मतलब होता है यूट्रस को रिमूव करना। तो अगर मान लो अब जो कैंसर है वो सर्विक्स, वेजाइना और यूट्रस में भी फैल चुका है, तो ऐसे केस में क्या करेंगे, सर्विक्स को रिमूव करेंगे, यूट्रस को रिमूव करेंगे और वेजाइना को रिमूव करेंगे। सो यूट्रस का जो है थोड़ा पार्ट रिमूव कर रहे हैं, यहाँ पे पार्शियली जो है यूट्रस को रिमूव कर रहे हैं, तो उस प्रोसीजर को बोलेंगे रेडिकल हिस्टेक्टमी। नेक्स्ट वन आता है प्रोसीजर टोटल हिस्टेक्टमी। टोटल हिस्टेक्टमी में क्या करते हैं, कंप्लीट सर्विक्स और यूट्रस दोनों को रिमूव कर लिया जाता है, ठीक है, यानी जो यूट्रस कंप्लीट है उसको पूरा रिमूव कर देते हैं। ओके, तो उस प्रोसीजर को बोलते हैं टोटल हिस्टेक्टमी। एक और इसमें प्रोसीजर आता है साल्पिंजो ओफेरेक्टमी। साल्पिंजो ओफेरेक्टमी का मतलब है कि जो फेलोपियन ट्यूब्स और जो ओवेरीज है उनको भी रिमूव कर लिया जाता है। अगर मान लो टोटल हिस्टेक्टमी की गई है यानी कंप्लीट यूट्रस रिमूव कर दिया गया है, तो उस केस में फेलोपियन ट्यूब और ओवेरीज का कोई भी यूज़ नहीं रहेगा। तो डॉक्टर इस सर्जरी के साथ इस सर्जरी को भी करते हैं, यानी फेलोपियन ट्यूब और ओवेरीज को साथ के साथ निकाल लेते हैं या रिमूव कर लेते हैं। ओके, ये हो गई सर्जरी की बात, जिसमें मेनली 3 सर्जरी आती है, रेडिकल ट्रेक्लेक्टमी, रेडिकल हिस्टेक्टमी, इसमें यूट्रस को भी रिमूव किया जाता है सर्विक्स वेजाइना के साथ। टोटल में जो है कंप्लीट रिमूव कर लेते हैं, इसमें पार्शियली करते हैं। साल्पिंजो ओफरेक्टमी कब करते हैं, जब यूट्रस को रिमूव करते हैं। ओके, नेक्स्ट वन सर्जरी के बाद रेडिएशन थेरेपी भी दे सकते हैं। रेडिएशन थेरेपी जो है 2 टाइप की होती है, एक्सटर्नली भी होती है और इंटरनली भी होती है। एक्सटर्नली जो है मशीन के थ्रू दी जाती है और इंटरनली जो है स्किन के अंदर इम्प्लांट कर दिया जाता है। तो डिपेंड करता है, दोनों में से कोई सी भी इसमें दे सकते हैं, एक्सटर्नली भी रेडिएशन दे सकते हैं और इंटरनली भी रेडिएशन दे सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वन बात आती है कीमोथेरेपी की। तो कीमोथेरेपी में ड्रग्स दी जाती है जो कैंसर सेल्स को किल करने का काम करती है, लाइक जो सिस्प्लास्टिन है या फ्लोरोसिल है, इस तरह की ड्रग्स जो है सर्वाइकल कैंसर में दे सकते हैं। तो ये कंप्लीट ट्रीटमेंट हो गया सर्वाइकल कैंसर का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसका नर्सिंग मैनेजमेंट मैं आपको नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अगर किसी को नर्सिंग मैनेजमेंट के नोट्स चाहिए तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लीजिए। थैंक यू।